हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर अपने रूम की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और प्याली रूम के बीचों बीच खड़ी उसे देख रही थी। अभी तक ना अक्सर रूम से बाहर गया था और ना ही प्याली। प्याली सोच रही थी कि वो किसी तरह अक्सर को मना ले कि वो यहाँ पर रह जाए ताकि आरजू को कोई प्रॉब्लम ना हो। आरजू की हालत देखकर उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत की जिम्मेदार वो है। अगर आज सुबह जो हुआ वो नहीं होता तो शायद आरजू की हालत ये नहीं होती। अक्षर को मनाने के लिए वो बालकनी की तरफ आई। अक्षर का चेहरा दूसरी तरफ था और वो आज सुबह जो कुछ हुआ उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। प्याली पर गुस्सा तो उसे बेहद था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिक्स्ड फीलिंग थी जिनकी वजह से वो गुस्सा अंदर ही अंदर दब भी रहा था। प्याली उसके बिल्कुल पास आई और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। अक्सर सर्द लहजे में बोला, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। अक्सर की बात सुनकर प्याली भी गुस्से से बोली, आप ऐसे क्यों हैं मिस्टर शेखावत? मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप इतना गुस्सा करते क्यों हैं। आप प्लीज एक बार मेरी आराम से बात तो सुन लीजिए। अक्सर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी बातों में। मैंने कहा ना यहां से चली जाओ। पहले ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। प्याली मुंह बनाते हुए बोली, वो तो पता चल ही रहा है। दिमाग भी खराब है और एटीट्यूड लेकर घूम रहे हैं ना। वो तो हद दर्जे का खराब है। जाकर उसे सही करवाइए पहले। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उसकी बातें सुनकर अक्षर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्याली वहां से जाती उससे पहले ही उसने प्याली का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचा। प्याली सीधा कांच की रेलिंग से आकर लगी और उसकी कमर पर वो कांच चुभ गया। कपड़ों के अंदर से ही वो कांच इस तरह से चुभा कि उसे काफी चोट लग गई और खून बहने लगा। दर्द उसके चेहरे पर भी झलकने लगा, लेकिन फिलहाल अक्सर खुद इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो प्याली के एक्सप्रेशन नोटिस कर ही नहीं पाया। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे एटीट्यूड से तो दफा क्यों नहीं हो जाती यहां से? प्याली भी गुस्से से बोली, चली जाती मैं कब की, लेकिन सिर्फ आपकी मोम की वजह से रुकी हुई हूँ। भले ही आपको उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है और मैं उन्हें तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती और खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहती। आप हाथ छोड़िए मेरा। अक्सर गुस्से से बोला, नहीं छोड़ूंगा। प्याली भी अपना हाथ खींचने लगी और बोली, ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे? बोलते हुए वो लगातार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अक्सर उसके ऊपर झुका और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह जबरदस्ती करोगी तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं बटरकप। मेरी पकड़ से छूटना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्याली भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कब तक मुझे यूं ही पकड़े रखेंगे आप मिस्टर अक्सर शेखावत? कभी ना कभी तो मेरा हाथ छोड़ेंगे ना। उसके बाद अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी आपको। अक्षर के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोला, तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? तुम्हें छूने में इंटरेस्ट है? तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट है? ओह गॉड, ऐसा वहम तुमने पाल भी कैसे लिया? प्याली हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कल रात मेरे जिस्म के लिए ही मरे जा रहे थे आप। शायद आप भूल गए हैं। मैं याद करवा दूं क्या? क्या हुआ था कल रात? अक्सर को उसकी बात सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आया। उसका मन किया वो प्याली को वहां से धक्का दे दे और उसका किस्सा ही खत्म कर दे, लेकिन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वो बोला, मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
पर अब मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वो सब कुछ तुमने जानबूझकर किया। तुम सच में मुझसे दूर जा सकती थी, कमरे से बाहर जा सकती थी, डॉक्टर को कॉल कर सकती थी, लेकिन तुमने क्या किया? खुद को मेरे सामने सर्व कर दिया ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं। प्याली उसकी बात बीच में काट कर बोली, मैं यूज करने वाली चीज नहीं हूं मिस्टर अक्षर शेखावत, और ऐसा कभी सोच भी मत लीजिएगा कि आप मुझे यूज कर सकते हैं। अक्षर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो प्याली के चेहरे पर झुक कर बोला, अच्छा मिर्ची लगी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, मैंने तुम्हें यूज किया है और अब मैं तुम्हें थ्रो करने वाला हूं। सुना ही होगा तुमने, यूज एंड थ्रो। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, आपको जो कहना है कहते रहिए, मुझे आपकी बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आपके मुंह भी नहीं लगना। उसकी ये बात अक्षर को किसी चैलेंज की तरह लगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मेरे मुंह नहीं लगोगी? अच्छा, तो मुझे रोक कर दिखाओ। इतना बोलकर उसने प्याली के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। प्याली की सांसें एक पल के लिए अटक गईं और वो बुरी तरह से कांप उठी। उसे अक्सर के लिप्स बहुत ही ज्यादा हार्डनेस से अपने सॉफ्ट लिप्स पर चलते हुए महसूस हो रहे थे। वो अंदर तक सिहर रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। भले ही अक्सर उसे गुस्से में किस किए जा रहा था, लेकिन ये किस जिस तरह से हो रही थी, प्याली चाह कर भी अक्सर को ना रोक पा रही थी और ना ही उसे खुद से धकेल पा रही थी। उसने अपने हाथ अक्सर के सीने पर जोर से कस दिए। अक्सर लगातार उसे चूमता रहा और तब तक चूमता रहा जब तक प्याली के होठों से खून नहीं बहने लगा। प्याली जब अंदर ही अंदर दर्द से सिसकने लगी तो अक्सर ने एक झटके में उसे छोड़ा। खून की बूंदें प्याली के होठों पर उभर आई और अक्सर की नजरें उस पर तिरछी हो गईं। प्याली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अक्सर को एक बार फिर से गिरेबान से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। एक बार फिर से वो रेलिंग वाला कांच उसकी पीठ पर लगा और वो दर्द से करहा उठी। लेकिन हर दर्द को भूलकर वो गुस्से से अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, आप जिस तरह से मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं ना मिस्टर शेखावत, मुझे उस जबरदस्ती से सख्त नफरत है। मन तो कर रहा है कि अभी आपको ऐसा जवाब दूं कि आप भी याद रखें कि किसी लड़की ने आपको जवाब दिया था। लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अक्सर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी पीठ से वो बहता हुआ खून जैसे ही उसके हाथ पर लगा, उसे गीला गीला महसूस हुआ। अक्सर कुछ बोल ही नहीं पाया और प्याली भी समझ चुकी थी कि उसे पता चल चुका है। वो तुरंत अक्सर के गिरेबान को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगी। अक्सर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने सामने किया, लेकिन इस बार उसकी पीठ रेलिंग से लगती उससे पहले ही अक्सर ने उस रेलिंग पर अपना हाथ रख दिया, जिससे इस बार प्याली को चोट नहीं लगी। दोनों ही एक दूसरे को इंटेंस नजरों से देख रहे थे और उतनी ही गहरी उनकी सांसें थी। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बयां हो रहा था। अगले ही पल अक्सर ने प्याली का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ लेकर आया। प्याली उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर शेखावत। अंदर जाकर अक्सर ने प्याली का हाथ छोड़ा। प्याली उसकी तरफ देखती रही। अक्सर सामने कबर्ड की तरफ गया और वहां से मेडिकल बॉक्स लेकर आया। प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत बोली, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शेखावत। अगर मुझे चोट लगी है तो मैं खुद मरहम। अभी वो बोल रही थी कि अक्सर ने उसे गोल घुमा दिया, जिससे प्याली की पीठ अक्सर के सीने से आके लगी और प्याली बेड की तरफ घूम गई। प्याली कुछ सोचती समझती उससे पहले ही अक्सर ने उसे हल्का सा धक्का दिया, तो प्याली सीधा बेड के ऊपर जाकर गिरी। हालांकि वो बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था,
इसलिए उसे कुछ चोट नहीं लगी। लेकिन हाँ, पीठ पर जो चोट लगी हुई थी उसे उसमें थोड़ा दर्द ज़रूर हुआ। पर वो उठती उससे पहले ही अक्षर खुद उस पर झुक गया। प्याली सिसकियां लेते हुए बोली, प्लीज मिस्टर शेखावत, छोड़िए छोड़िए ये सब, ये। अक्षर एकदम सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, अब मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। चुपचाप यहाँ पर लेटी रहो। अगर मुझे तुम्हारी आवाज आई तो याद रखना, अगर मरहम लगा सकता हूँ तो दर्द भी दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर प्याली का मन किया कि उसे बहुत कुछ सुनाए, लेकिन बात को आगे न बढ़ने के लिए वो बस चुप रह गई। पर उसे इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उस घाव पर यूं ही मरहम तो लग नहीं सकती थी। उसके लिए अक्षर को उसके कपड़े भी हटाने पड़ते और उसे छूना भी पड़ता। अक्षर ने उसके कपड़ों को हटाया तो प्याली ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन अपने घाव पर महसूस होने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां भी बंद कर ली और हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। वहीं अक्षर की नजरें उस घाव पर थी जहां पर कॉटन लग रहा था। लेकिन अचानक ही उसकी नज़र प्याली की पीठ पर ऊपर की तरफ गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसकी पीठ पर कई सारे निशान थे जो नॉर्मल नहीं थे। आज तक अक्सर जब जब प्याली के करीब आया था तब तब वो बहुत ज़्यादा नशे में होता था, इसलिए उसने ये सब नोटिस नहीं किया। लेकिन अब उसे जो दिखाई दे रहा था वो बहुत भयानक था, क्योंकि वो सारे निशान साफ बता रहे थे कि प्याली के साथ किस हद तक बेरहमी दिखाई गई है। हालांकि अक्षर को पहले से ही पता था कि प्याली के साथ रेप हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस भी, लेकिन उस वक्त उसे प्याली की ना ही कोई फिक्र थी और ना ही उससे कोई लेना देना था। इसलिए उसने इन सब चीज़ों को बस सुना और अपने कान से निकाल दिया। लेकिन अब वो सब अपनी आंखों से देखकर प्याली की पीठ पर चलता हुआ उसका हाथ कांपने लगा था। प्याली की आंखों में नमी तैरने लगी। भले ही अक्षर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन प्याली समझ रही थी कि अक्षर ने क्या देखा होगा। जैसे ही उसे लगा कि अक्षर ने उसकी पीठ पर दबा लगा दी, वो तुरंत पीछे की तरफ हुई और बेड से उठ गई। अक्सर कुछ बोलता उससे पहले ही प्याली सीधा कमरे से ही बाहर चली गई। अक्सर बस उसे जाते देखता रह गया। राठौर मेंशन। सुबह अमानत को ब्रेकफास्ट करने के बाद रेयान वहां से चला गया था। उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। निर्भय अब बहुत कम ऑफिस संभालता था, इसलिए रेयान के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन्हें वो यूं ही नहीं छोड़ सकता था। लेकिन ऑफिस के दौरान उसे हर पल अमानत की फिक्र रहती थी। भले ही वो अमानत से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे अपनी बीवी एक्सेप्ट कर चुका था और अब उसने सोच लिया था कि वो प्यार तो कभी अमानत को नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी हर जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगा। अब शाम होने पर वो घर वापस जा रहा था कि साइड वाली सीट पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो देखा निर्भय का कॉल था। निर्भय का कॉल आते देख वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से निर्भय की आवाज़ आई, तुमसे किसने कहा था रेयान ऑफिस जाने के लिए? मैंने कहा था ना तुमसे कुछ दिन ऑफिस की टेंशन छोड़ दो। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डैड ऐसे कैसे छोड़ दूं? आप जानते हैं ना मुझे मेरे काम से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें रेयान, और ये भी जानता हूँ कि रिश्तों के सामने बिजनेस भी तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तुम ऑफिस सिर्फ इसलिए गए हो ना ताकि जिस ऑकवर्ड सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो उससे थोड़ा बाहर जा सको। रेयान तुरंत बोला, ऐसा नहीं है डैड। निर्भय हंसा और बोला, अपने डैड को बेवकूफ़ मत बनाओ। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब एक शख्स प्यार में होता है तो कैसा होता है, और एक शख्स जब मजबूरी में होता है तो वो कैसा होता है।
खैर, अगर तुमने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ट्राई करो खुद को भी खुश रखने की, और अमानत को भी। पूरे दिन से देख रहा हूँ वो अपने रूम से बाहर नहीं आई है। अगर पॉसिबल हो सके तो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ। रेयान हंसा और बोला, वैसे मॉम सही कहती हैं। भले ही आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन रोमांस में आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। मॉम से ज्यादा तो आप रोमांटिक हैं डैड। रेयान की बात सुनकर निर्भय थोड़े सर्द लहजे में बोला, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और जाओ अपनी बीवी को संभालो। शुरू से ही संभाल कर रखोगे तो बाद में तंग नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर रेयान कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी तारा ने अपनी कमर पर अपने हाथ कस लिए थे। जैसे ही निर्भय की नज़र तारा पर गई, उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया। तारा गुस्से से अंदर आई, लेकिन निर्भय के पास आने की बजाय सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। निर्भय तुरंत बेड से उठा और क्लोजेट की तरफ जाकर उसे पीछे से हक कर लिया। वो जानता था कि इस वक्त तारा भी कम परेशान नहीं है। तारा मुंह बनाते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे डैडी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमना शुरू कर दिया। तारा एकदम से कांप उठी और उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अमानत अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और गुस्से से कांप रही थी। वो ना ही यहाँ से बाहर जा सकती थी और ना ही वो यूं ही एक कमरे में बंद रह सकती थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर आए रेयान पर गई। रेयान को देखते हुए वो गुस्से से उसके पास आई, लेकिन रेयान उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर अंदर की तरफ आया और अपना ब्लेजर उतार कर साइड में फेंका। अमानत की आंखें बड़ी हो गईं। अमानत गुस्से से रेयान की तरफ देख रही थी। रेयान को पता भी नहीं था कि अमानत उसे गुस्से से क्यों देख रही है। उसने तो बस अपना ब्लेजर उतार कर साइड में फेंका था और अब अपने क्लोजेट में से अपने कपड़े ले रहा था। अमानत गुस्से से बोली, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या रेयान? कोई ऐसे अपने कपड़े फेंकता है क्या, जैसे तुमने फेंके हैं? हर चीज को रखने का एक ढंग होता है। बोलते हुए अमानत ने उसके ब्लेजर को सोफे पर से उठाया और उसे साइड में रखती हुई लॉन्ड्री बकेट में डाला। रेयान ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल अमानत को भी समझ में आया कि अभी अभी उसने क्या किया। वो रेयान से गुस्सा थी, क्योंकि पूरे दिन रूम में रह रह कर वो बोर हो चुकी थी। इतना वक्त एक ही कमरे में इस तरह से रहना उसने आज तक कभी नहीं किया था, और उसने यही सोचा था कि जब भी रेयान ऑफिस से वापस आएगा तो उस पर अपना खूब गुस्सा उतारेगी। लेकिन अचानक से ही इस तरह से बिहेव करना अब उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। रेयान उसके पास आया और बोला, सॉरी बीवी, गलती हो गई। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे मुझे ये बताओ, तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हो या फिर कुछ और पहनना चाहती हो? अमानत ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। देखो, उस दिन हम दोनों की जिस तरह से शादी हुई वो कोई शादी नहीं थी। ऐसे किसी की मांग भर देने से कोई शादी नहीं होती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम मुझसे शादी कर लेना। वैसे भी तुम मुझसे तो प्यार करते नहीं, और जिसे तुम प्यार करते हो मुझे नहीं लगता तुम उसके बिना रह सकते हो। अमानत बोले जा रही थी कि रेयान उसकी बातों को नज़रअंदाज कर वापस से क्लोजेट की तरफ चला गया। अमानत उसे देखती रह गई। वो चिढ़ते हुए उसके पास आई और गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही क्या? यार, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। रेयान ने क्लोजेट में से एक नी लेंथ ड्रेस निकाली और अमानत पर लगाकर देखने लगा। अमानत ने अभी तक वो ड्रेस नहीं देखी थी,
क्योंकि उस क्लोजेट पर रेयान का लॉक लगा हुआ था और जिस क्लोजेट पर लॉक नहीं लगा था उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सी ड्रेस और नाइटीज रखी थी, वो भी फुल बाजू और फुल लेंथ वाली। अमानत ने उस ड्रेस की तरफ देखा और बोली, ये सारी ड्रेस यहाँ पर क्यों रखी हैं? तुम्हारे साथ इस रूम में कौन रहता है? मैंने तो ये ड्रेस नहीं देखी। मेरे लिए तो तुमने वो मैक्सी ड्रेस मंगवाई और पता नहीं किसके लिए तुमने ये सारी ड्रेस मंगवा रखी हैं। पता है मुझे किसके लिए मंगवाई होंगी। उसी के लिए ना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, जिसे तुम प्रपोज भी करने वाले थे लेकिन कभी किया नहीं। अमानत बोले ही जा रही थी कि रेयान एकदम से बोला, परफेक्ट, जाओ इसे पहनकर अच्छे से तैयार होकर आओ। अमानत गुस्से से बोली, मैं क्यों पहनूं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ड्रेस मुझे नहीं पहननी। जाओ उसे ही पहनाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। इतना बोलकर अमानत वहां से जाने लगी। रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, मुझे ना एक ही बात बार बार कहना पसंद नहीं है अमानत, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरा नेचर भी तुम्हें पता है और मेरा गुस्सा भी, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहता, वरना हमारा ये छोटू सा बच्चू दुनिया में आने से पहले ही अपने डैडी से नाराज हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए जाओ और जल्दी से जाकर ये ड्रेस पहन कर आओ। उसकी बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो गुस्से से बोली, लेकिन मैं इसे क्यों पहनूं? ये मेरी नहीं है। रेयान मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी ही है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? इस पर अभी भी टैग लगा हुआ है। इट मीन्स ये किसी की नहीं है। उसकी बात सुनकर अमानत ने टैग की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो गए। उस पर अभी भी टैग लगा था, मतलब वो ड्रेस किसी की नहीं है। अभी तक उस ड्रेस को किसी ने पहना नहीं है। पर वो एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं इस ड्रेस को क्यों पहनूं? मुझे तो तुमने ये मैक्सी ड्रेस ला कर दी है ना, जिन्हें पहनकर मुझे और कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इन ड्रेस में भी अच्छे से घूम सकती हूँ, ये देखो। बोलते हुए उसने खुद को ही ड्रेस के अंदर हल्का सा हिलाया, तो वो सच में उस ड्रेस के अंदर घूमती हुई लग रही थी। रेयान उसे देखकर हंसा और बोला, यार तुम भी कमाल करती हो अमानत। अब प्रेगनेंसी में लोग ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। तुम्हें पता है मैंने पूरा गूगल अच्छे से चेक किया है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस यही होती हैं। देखो इसमें तुम्हारा पेट बिल्कुल भी तुम्हें हैवी नहीं लगेगा। बोलते हुए उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे ड्रेस को हल्का सा स्ट्रेट किया। अमानत का दिल जोरों से धड़क उठा। रेयान उसके बिल्कुल करीब था। रेयान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, क्योंकि वो अमानत की हरकत पर अभी भी मुस्कुराए जा रहा था। एक पल के लिए अमानत भी उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल वो पीछे की तरफ पलट गई। वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। इतना कहकर वो एक बार फिर से वहां से जाने लगी। रेयान ने उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ा और बोला, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 10 मिनट में ये ड्रेस पहनकर तैयार नहीं हुई तो अपनी गोद में उठाकर ले जाऊंगा, और फिर मुझे मत कहना कि इस मैक्सी ड्रेस में मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। पार्टी का सुनकर अमानत की आंखें बड़ी हो गई। वो वैसे तो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रेयान का गुस्सा, उसकी जिद बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो तैयार नहीं हुई तो रेयान उसे सच में अपनी गोद में उठाकर यूं ही ले जाएगा, और वो किसी भी पार्टी में इस तरह से जाकर अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी। उसने जल्दी से रेयान के हाथों से वो ड्रेस ली और तुरंत वॉशरूम में चली गई। रेयान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अमानत, और तुम्हारी टेंट्रम को भी, और ये भी कि अगर तुमसे कोई बात मनवानी है तो कैसे मनवाई जाएगी। बस अब अपने दिल को मनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है,
बोलते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो पूरी तरह से एक तकलीफ में लिपटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त ठाकुर फार्म हाउस। डॉक्टर ने मीठी की सर्जरी कर दी थी, लेकिन अभी तक मीठी को होश नहीं आया था। अरनाथ उसके साथ ही बैठा था। अचानक ही मीठी ने अपनी उंगलियों में हल्की सी हलचल की तो अरनाथ की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी नज़रें मीठी के चेहरे पर टिक गई, जहां पर उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। पलकें फड़फड़ाते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अरनाथ की तरफ देखने लगी। अरनाथ का गला सूख रहा था और उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने तुरंत मीठी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम तुम ठीक तो हो ना स्वीट? मीठी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अरनाथ की तरफ देखती रह गई। अरनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि मीठी को अब भी कुछ याद आया होगा या नहीं, लेकिन मीठी की नज़रें बता रही थी कि उसे कुछ याद नहीं आया, पर शायद उसके दिल में कोई सवाल है। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अपने पेट पर रखा, क्योंकि उसके स्टिचेस में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अरनाथ ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ा और बोला, क्या कर रही हो स्वीट? अभी अभी सर्जरी हुई है तुम्हारी। अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है पेट पर। मीठी दर्द में रोते हुए, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट को काट रहा हो। उसकी बात सुनकर अरनाथ तुरंत अपनी जगह से उठा और गुस्से से कांपता हुआ बाहर आया। वो उस रूम में आया जहां पर उसने डॉक्टर के रहने का अरेंजमेंट किया था। डॉक्टर अभी अभी डिनर करके अपने रूम में आए थे, क्योंकि अब वहां से जाने की परमिशन तो उन्हें मिली नहीं थी। अरनाथ गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मीठी को उसके पेट में दर्द हो रहा है और आप यहाँ पर आराम से सो रहे हैं। चलिए और जाकर उसके दर्द को ठीक करिए। जो इंजेक्शन जो दवा उसे देनी है दीजिए, लेकिन मीठी को दर्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर डर से कांपने लगे। वो तुरंत मीठी के कमरे में आए और मीठी का चेकअप करने लगे। कुछ देर बाद वो अरनाथ से बोले, देखिए मिस्टर ठाकुर, ये दर्द थोड़ा नॉर्मल है। अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है, तो ये दर्द तो उन्हें बर्दाश्त करना होगा। अरनाथ गुस्से से बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी मीठी कोई भी दर्द बर्दाश्त करे। वो क्यों बर्दाश्त करे? जब इतनी सारी मेडिसिन्स और इतने सारे नई तकनीक आ चुके हैं तो अभी भी ये दर्द क्यों बर्दाश्त करना? मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर मेरी मीठी को दर्द हुआ तो। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से मीठी ने नीचे से उसका हाथ पकड़ लिया। अरनाथ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मीठी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाने पर लगी हुई थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अरनाथ जिस तरह से गुस्से में कांप रहा था, वो नहीं चाहती थी कि अरनाथ ऐसे किसी पर गुस्सा करे। वो धीमे से बोली, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसे अभी भी दर्द हो रहा है। अरनाथ गुस्से से डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने तुरंत नर्स को इशारा किया, तो नर्स ने एक इंजेक्शन उन्हें दिया जो मीठी के हाथ पर लगाया। मीठी ने और भी ज़्यादा कसकर अरनाथ का हाथ पकड़ लिया। अरनाथ ने भी उसका हाथ पूरी तरह से कस लिया था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ से चले गए। अरनाथ मीठी के चेहरे पर झुका और बोला, अब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है ना स्वीट? मीठी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये आपने कैसा नाम दिया है मुझे? मेरा नाम स्वीट है क्या? अरनाथ हंसा और बोला, नहीं, तुम्हारा नाम स्वीट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ये नाम दिया क्योंकि तुम बड़ी ही स्वीट स्वीट बातें करती हो। मीठी हैरानी से बोली, अच्छा, मैं इतनी स्वीट बातें करती हूँ कि आपने मुझे स्वीट नाम ही दे दिया? मैं कैसी बातें करती थी आपसे, और मैं आपको क्या कहकर बुलाती थी? अरनाथ मुस्कुराया और बोला, जो बातें तुम मुझसे करती थी ना स्वीट, वो बातें तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वो बातें अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अब एक बार फिर से स्वीट स्वीट बातें करो, और
इन बातों में और भी ज़्यादा स्वीटनेस हो, जिससे तुम्हारी ये कड़वी दवाइयों का जो टेस्ट है वो तुम्हारे मुंह से चला जाए। मीठी मायूसी से बोली, ये तो आपने सच कहा। आपको पता है आपको पता है ये कड़वी दवाइयाँ ले लेकर मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं। मीठा तो जैसे मैं भूल ही गई हूँ। अर्नाद उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हारा मीठा खाने का मन कर रहा है क्या? मीठी ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। अर्नाद एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें मीठा खिलाऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मीठी तुरंत बोली, अगर आप मुझे मीठा खिलाएंगे तो मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैं तो खुद मीठा खाने के लिए तड़पे जा रही हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्नात ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो ये सब भूल चुकी थी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि हाँ, कुछ मीठा मीठा सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। उसे अर्नात नहीं याद था, लेकिन वह एहसास ज़रूर याद थे जो अर्नात ने उसे दिए थे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अर्नात के चेहरे पर रख दिया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अर्नात के चेहरे पर रख दिया। अर्नात ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे यूं ही डीप किस करता रहा। मीठी भी उस किस में खोने लगी थी। हालांकि उसके नाजुक से होंठ अर्नात के होठों में हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अर्नात ने उन्हें बड़ी ही नाजुकता से हैंडल किया हुआ था। वो यूं ही मीठी को किस करता रहा और फिर तकरीबन 2-3 मिनट बाद उसने मीठी के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया। मीठी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। अर्नात मुस्कुराते हुए बोला, क्या अभी भी कड़वा कड़वा टेस्ट फील हो रहा है? मीठी ने अपना सिर ना में हिलाया। अर्नात मुस्कुराया और बोला, अगर दोबारा फील हो तो बता देना। ये मीठा अनलिमिटेड है और इससे डायबिटीज़ भी नहीं होती। मीठी का चेहरा लाल होने लगा। शेखावत मेंशन। आरजू और तक्षक अपने रूम से बाहर निकले। एक सर्वेंट ने जाकर सबके रूम में बता दिया था कि डिनर की तैयारी हो चुकी है। अक्सर के पास जब वो सर्वेंट डिनर के लिए बताने आई तो अक्सर ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी सबको भी उम्मीद नहीं थी कि अक्सर डिनर के लिए आएगा, लेकिन आरजू के दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि वो किसी की बातों को भी नज़रअंदाज कर सकता है, किसी से भी अपना चेहरा मोड़ सकता है, लेकिन अपनी स्नोफ्लेक से वो बहुत प्यार करता है। वो तक्षक के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके सामने ही प्याली खड़ी थी, लेकिन प्याली अपनी चेयर पर नहीं बैठ रही थी। उसकी नज़रें सीढ़ियों पर थी। जशन और अति भी अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। अति प्याली से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसने प्याली के चेहरे पर लंबी सी स्माइल देखी जो अक्षर को देखते हुए आ रही थी, जो अपनी शर्ट के कफ मोड़ते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। अक्षर डाइनिंग टेबल के पास आया और सीधा जशन के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठा। अक्षर के बिल्कुल साथ ही प्याली खड़ी थी। प्याली वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। अक्षर ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और बोला, कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप बैठो, डिनर करो। उसकी बात सुनकर न सिर्फ प्याली बल्कि बाकी सब भी हैरान रह चुके थे। प्याली हैरानी से अक्षर की तरफ देख रही थी। वहीं अक्षर ने अब उसकी कलाई छोड़ दी और बोला, यहीं बैठ जाओ और डिनर करो, उसके बाद जाना जहां जाना है। प्याली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षर खुद उसे डिनर करने के लिए कह रहा है। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा। आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वो जानती थी कि अक्सर सबकी बात को नज़रअंदाज कर सकता है। जशन और तक्षक के साथ तो उसका एटीट्यूड चलता रहता है, लेकिन उसकी सॉफ्टनेस आरजू के लिए बहुत ज़्यादा है और उस सॉफ्टनेस के आगे सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाता है।
आरजू अक्षर की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अक्षर प्लेट में से बाइट लेते हुए बोला, सिर्फ आपके लिए स्नोफ्लेक, और वो भी बस कुछ दिन, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अब इसके अलावा मुझे और कुछ डिस्कस नहीं करना। आरजू ने मुंह बनाया और बोली, थैंक यू। अक्षर ने नज़रें उठाकर आरजू की तरफ देखा और बोला, आई लव यू स्नोफ्लेक। उसने आई लव यू बोला तो आरजू को था, लेकिन दिल प्याली का जोरों से धड़कने लगा था। वो चुपचाप चेयर पर बैठी और डिनर करने लगी। आरजू ने सवालिया नज़रों से जन्नत की तरफ देखा। एक सर्वेंट जन्नत को बुलाने के लिए गई थी, लेकिन जन्नत ने डिनर से मना कर दिया, ये कहकर कि उसे भूख नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सबका मूड ऑफ हो, इसलिए अपने कमरे में ही थी। अहान और उसके बीच आज जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे परेशानी भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो सब सोचकर उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ ही दूरी पर एक गांव में एक कमरे में टीवी चल रहा था, और उस टीवी पर अक्षर और प्याली की खबरें दिखाई जा रही थी। जिस तरह से आज प्याली ने अक्षर को अपना पति कहा, और उन रिपोर्टर्स ने उन दोनों की पिक्चर्स और वीडियो मीडिया पर डाली, अब हर न्यूज़ चैनल पर उनकी ही शादी की खबर हाईलाइट हो रही थी, और साथ ही साथ प्याली और अक्षर की पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी। उन पिक्चर्स को पहचानने में मनोज को 1 मिनट भी नहीं लगा। मनोज इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठा शराब पी रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए सामने टीवी की तरफ देखकर बोला, तो ये साली मुझे छोड़कर इस अमीर जादे के साथ सेट हो गई। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास जोर से नीचे जमीन पर फेंका। माला, उसकी पहली पत्नी, जल्दी से भागते हुए बाहर से अंदर की तरफ आई और हैरानी से देखने लगी। मनोज इस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल हुए जा रहा था। वह जल्दी से मनोज के पास आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? शराब पीने के बजाय उसे जमीन पर क्यों गिरा रहे हो? बावले हो गए हो क्या? मनोज गुस्से से टीवी की तरफ देखते हुए बोला, बावला तो मुझे इस लड़की ने कर दिया। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये उस रईस जादे के साथ रंगरलियां मना रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और टीवी के पास आकर अक्षर और प्याली की पिक्चर्स को गुस्से से देखने लगा। माला ने भी जब टीवी की तरफ देखा तो अपने सिर पर अपना हाथ रखकर बोली, ओ दैया, ये लड़की मुंबई पहुंच गई, और इतने बड़े आदमी के साथ शादी भी कर ली उसने। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे छोड़कर किसी और को इस घर में लाओगे तो वो 2 दिन नहीं काटेगी। जो सुख माला दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकता। अभी वो बोल ही रही थी कि मनोज गुस्से से लाल होते हुए उसके पास आया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर जोर से खींचते हुए बोला, तू मुझे जो जो सुख देती है ना, वो मेरे लिए पूरा नहीं पड़ता। मुझे ये लड़की चाहिए, और इस लड़की को मेरे पास आना ही होगा। माला दर्द से कराहते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम्हें लगता है कि उसे अमीर जादे से तुम उस लड़की को वापस ला पाओगे? मनोज ने एक झटके से उसे छोड़ा और तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं इस लड़की को अपने पास नहीं लेकर आऊँगा। ये लड़की खुद ब खुद मेरे पास आएगी, और इसे लाने वाला होगा इसका खुद का बेटा। मनोज की बात सुनकर माला की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, लेकिन वो तो इस लड़की के माँ बाप के साथ रहता है ना, तो फिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? मनोज व्यंग्य से हंसा और बोला, वो बस मुझ पर छोड़ दो। मुझे ये लड़की मेरे बिस्तर पर चाहिए, और जब तक ये लड़की मेरे बिस्तर पर नहीं आती तब तक तू भी मुझे नहीं चाहिए। मनोज की बात सुनकर अब माला की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। जो इंसान एक दिन में ना जाने कितनी ही बार
जानवरों की तरह उसे नोच नोच कर खाता था। वो उसी से दूर रहने की बात कर रहा था। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। लेकिन माला ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मनोज सच में प्याली के लिए पागल है। जब से उसे छोड़कर भागी है, तब से मनोज उसे किसी कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। मनोज की चाकुओं से रौंदकर प्याली भाग तो गई थी, लेकिन उसके बाद प्याली मनोज की सनक बन चुकी थी। शेखावत मेंशन। सब लोग डिनर कर ही रहे थे कि अहान की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और अहान गाड़ी में से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने डाइनिंग टेबल पर गई और उसे एक पल नहीं लगा ये जानने में कि जन्नत डाइनिंग टेबल पर नहीं है। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरजू और अति दोनों ने उसे जाते हुए देखा। आरजू अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन तक्षक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आरजू चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अहान का कमरा। जन्नत कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी अहान के कदमों की आहट दरवाजे पर हुई। जन्नत ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। अहान को देखकर एक बार फिर से उसका दिल कांप उठा। अहान ने अपना चेहरा हल्का सा झुका रखा था। वो सीधा कमरे में आकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। जन्नत उसे देखते ही पहचान गई कि अहान ने ड्रिंक की हुई है। अहान के कदम वॉशरूम के पास आकर लड़खड़ाने लगे। जन्नत ने जल्दी से आकर उसे संभाला। अहान ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद खुद को संभाल सकता हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चला गया। जन्नत बस उसे जाते देखती रह गई। वो मायूस होकर बोली, मुझे नहीं पता था हान कि आप इस तरह से ड्रिंक करते हैं। मैंने आज तक आपको कभी भी ऐसे ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था। पर आप इतनी ड्रिंक करते हैं क्या? आप तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। तो फिर ये सब? अभी वो सोच ही रही थी कि अहान वॉशरूम से बाहर आया और बेड की तरफ जाने लगा। जन्नत तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। अहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जन्नत उसे घूरती हुई नज़रों से देखकर बोली, आपने ड्रिंक क्यों की है अहान? अहान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं ड्रिंक करूं या नहीं? दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं पसंद है। इतना बोलकर वो एक बार फिर से बेड की तरफ बढ़ने लगा। जन्नत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझसे मतलब है? अहान, बीवी हूं मैं आपकी। आपकी हर एक चीज से मुझे मतलब है। आपकी हर एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है। मुझे जानना है कि आप 2-3 दिन से इतनी ड्रिंक कर क्यों रहे हैं। मैंने कभी भी शादी से पहले आपको इस तरह से नहीं देखा है, पर अब भी नहीं देखना चाहती। इसलिए मुझे जानना है कि आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। उसका सवाल सुनकर अहान व्यंग्य से हंसा। वो जन्नत के बिल्कुल करीब हुआ और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, ये जानना चाहती हो ना कि मैं इतनी ड्रिंक क्यों करता हूँ? तो मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने इतनी ड्रिंक इसलिए की है ताकि मैं सुकून से सो सकूं। वरना तुम्हारी शक्ल देखकर सोना तो दूर, मेरा मरने का दिल करता है। नफरत करता हूं मैं तुमसे, और तुम्हारे साथ ही मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। अगर मेरी स्नोफ्लेक की बात नहीं होती ना, तो तुम्हारे साथ रहना तो दूर, मुझे एक पल नहीं लगता तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। बस मैं मेरी स्नोफ्लेक के लिए चुप हूँ। मुझे चुप रहने दो। तुम्हारे साथ घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है मैं नशे में रहूं। इतना बोलकर उसने एक झटके से जन्नत को छोड़ दिया। जन्नत लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अहान बेड पर गिरा और 2-4 लंबी गहरी सांसें लेते हुए वो कब गहरी नींद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। उसके सो जाने के बाद जन्नत उसके पास आई और उसकी बगल में बैठ गई। उसने अहान के माथे पर अपना हाथ रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी।
अहान को इस हालत में देखकर उसे कैसा महसूस हो रहा था, ये उसके आंसू बता रहे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था अहान की नफरत इतनी ज्यादा बड़ी होगी कि आपको ही खाने लग जाएगी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ अहान, बहुत बहुत ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। इसलिए तो आपके प्यार के लिए मैं खुद पीछे हटने को तैयार थी। मैं पीछे हट भी गई थी, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी मर्जी शामिल नहीं थी। मैंने कहा था स्नोफ्लेक से कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। मोहब्बत है आप मेरी, इबादत करती हूँ मैं आपकी, आपको तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ। लेकिन स्नोफ्लेक स्नोफ्लेक ने मुझसे कहा कि मुझे ये शादी करनी होगी। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जितनी आप मुझसे नफरत करते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। पर मैं आपको ऐसी तकलीफ में भी नहीं देख सकती। मुझे ये शादी निभानी है। मुझे आपका प्यार चाहिए अहान। अब इस शादी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। आप मेरी किस्मत में नहीं होते तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन जब किस्मत में हो तो मुझे आपके दिल में भी सिर्फ मेरे लिए प्यार चाहिए, और मैं ये प्यार लेकर रहूंगी। जन्नत ठाकुर अपनी मोहब्बत से हार गई थी, लेकिन जन्नत अहान शेखावत अपने प्यार से नहीं हार सकती। इतना बोलकर उसने अहान के चेहरे पर झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसके बगल में लेटकर उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। अहान इस वक्त पसीने से भर रहा था, उसमें से शराब की स्मेल भी आ रही थी। जन्नत के लिए ये सब चीज बहुत मायने रखती थी। आज तक कभी अरनाथ या फिर अर्जुन में से कोई भी उसके सामने ड्रिंक करके नहीं आया था। उसके आंसू अहान की शर्ट को भिगो रहे थे। रोते रोते उसने अपनी आंखें बंद की, और कब वो भी गहरी नींद में चली गई उसे भी पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रियान और अमानत एक गाड़ी में थे। रियान ड्राइव कर रहा था और अमानत उसके साथ बैठी थी। अमानत चिढ़ते हुए बोली, ये सब क्या है रियान? हम पिछले आधे घंटे से यूं ही सड़क पर इधर उधर घूमे जा रहे हैं। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हो, तो फिर पार्टी का वेन्यू अभी तक आया क्यों नहीं? रियान मुस्कुराया और बोला, सॉरी बीवी, लेकिन हम किसी पार्टी पर नहीं बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर ही आए हैं। उसकी बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से रेयान को देखने लगी। उसने अपने हाथों का पंजा बनाते हुए रेयान की तरफ देखा, तो रेयान ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने थाई पार्ट पर रख दिया। अमानत एकदम से सुन्न हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। रेयान ने उसकी उंगलियों से अच्छी तरह अपनी उंगलियां उलझाई और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, सॉरी बीवी, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अमानत फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली अमानत फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो रेयान, बहुत गलत। रेयान एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, वैसे हम किसी पार्टी में तो नहीं जा रहे, लेकिन एक वेन्यू है जहां पर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा घुमा लिया। कुछ देर बाद रेयान ने गाड़ी रोकी तो अमानत ने अपनी आंखें खोलकर बाहर की तरफ देखा। बाहर की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो लोग एक यूनिवर्सिटी के बाहर थे, जहां पर रात को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट फूड की डिमांड रहती थी और बहुत ज़्यादा स्टॉल्स और स्ट्रीट फूड से रिलेटेड शॉप्स खुलती थी। अमानत ने एकदम शॉक्ड होते हुए रेयान की तरफ देखा और बोली, हम सच में यहाँ से खाएंगे? रेयान ने उसके हाथ को छोड़ा और फिर ड्राइविंग सीट से बाहर निकल गया। अमानत भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही उसका कदम लड़खड़ाया। रेयान ने जल्दी से आकर उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे संभालना और बोला, क्या करती हो बीवी? कितनी बार कहा है तुमसे कि ढंग से चलो? अगर ऐसे ही लड़खड़ाती रहोगी ना तो गिर जाओगी।
और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो। अमानत गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ बस, तुम्हें तो ये बच्चा दिखाई दे रहा है, मेरी तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना रेयान। रेयान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी परवाह नहीं होती तो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आता। अमानत को एकदम से बेचैनी होने लगी। रेयान को भी वो बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दे रहा था। इस वक्त उसे ही पता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। जो पल उसने जन्नत के साथ बिताने का सोचा था, वो अमानत के साथ बिताने में उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। वो एकदम से हंसा और बोला, वैसे ये बताओ कि कौन से मोमोज खाओगी, चिली मोमोज या फिर तंदूरी मोमोज, स्टीम वाले या फिर क्रीम मोमोज। उसका सवाल सुनकर अमानत कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी जीभ खुद ब खुद उसके होठों पर गोल गोल चलने लगी थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर एक बार फिर से रेयान को हंसी आ गई। उसने अमानत का हाथ कसकर पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ गया। अमानत और रेयान दोनों एक स्टॉल पर खड़े थे, जहां पर गर्मा गर्म मोमोज बन रहे थे, और अमानत उन मोमोज की तरफ देखते हुए अपनी जीभ लपलपाए जा रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर रेयान उस पर हंसा। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, मुझ पर हंसना बंद करो रेयान, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे मोमोज कितने पसंद हैं। तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर लाए हो ना, ताकि मैं मोमोज को देखकर ऐसे फील करूं और फिर तुम मेरा मजाक बनाओ। बोलते हुए उसने अपना मुंह बिल्कुल ही बिचका लिया। रेयान हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है 2 दिन से हेल्दी खा खा कर अब तुम्हारा मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका होगा और तुम्हें चाहिए कुछ स्पाइसी एंड हॉट, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन इतना याद रखना बीवी, कि तुम ज़्यादा मोमोज बिल्कुल भी नहीं खाओगी और उनके बाद अब चुपचाप जाकर दूध भी पियोगी और अपनी दवाई भी लोगी। अमानत गुस्से से बोली, मुझे नहीं जाना कहीं भी तुम्हारे साथ। रेयान तुरंत बोला, ओके ठीक है, अगर नहीं जाना तो चलो, तुम्हें वापस ठाकुर मेंशन छोड़कर आता हूँ। इतना बोलकर उसने अमानत का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। अमानत ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं नहीं, पहले मुझे मोमोज खाने हैं। रेयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वह बोला, अच्छा, तो मोमोज खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। अमानत उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे पास पैसे हैं क्या, तुम बिल पे नहीं करोगे क्या। रेयान अपने कंधे उचकाकर बोला, मैं क्यों बिल पे करूं, जब तुम मेरे साथ वापस राठौर मेंशन ही नहीं जाना चाहती तो मैं तो अपनी बीवी का बिल पे करूंगा, अपनी इस नक चढ़ी दोस्त का नहीं। बोलकर उसने अमानत का नाक खींचा तो अमानत अपना नाक फुलाते हुए उसे देखने लगी। वो रेयान को बहुत गौर से देख रही थी। बहुत अच्छी तरह से वो जानती थी कि रेयान ये सब क्यों कर रहा है। वो रेयान के बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब रेयान, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हारी आंखों में मैं साफ देख सकती हूँ कि मेरे लिए दोस्ती के अलावा इनमें कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम क्यों जानबूझकर ये सब कर रहे हो। मत करो ना ये सब। चलो हम उसके पास चलते हैं जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं कहूँगी उससे कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। वो शादी वो तुमसे शादी करेगी। तुम दोनों एक अच्छी लाइफ बिताओगे। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अभी वो बोल ही रही थी कि रेयान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखने लगा। अमानत का दिल जोरों से धड़क उठा। रेयान उसे देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमानत, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अगर मैं सच में किसी और से प्यार करता तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करता। भले ही तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम तो जानती हो ना, रेयान राठौर खुद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता।
तो तुम्हारे लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी कैसे दे सकता है? अमानत अभी भी गौर से देख रही थी उसे। कितनी सफाई से रेयान ने झूठ बोल दिया। रेयान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने अपने मोमोज नहीं खाए तो मैं तुम्हें यूं ही गोद में उठाकर घर ले जाऊंगा और फिर वहां पर जाकर तुम्हें वही जूस और दाल खिचड़ी खाना पड़ेगा। अब तुम देखो तुम्हें करना क्या है। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो रेयान, पर मैं बुरी नहीं हूं। मैं उस लड़की का पता लगा कर रहूंगी जिससे तुम प्यार करते हो, और उसी दिन मेरा तुम्हारी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर उसने रेयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे रेयान की टच से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि उन दोनों ने ना जाने कितनी ही बार यूं ही एक दूसरे का हाथ थामा होगा। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें किसी दिन मेरी लाइफ में किसी और लड़की के होने के बारे में पता चले या तुम उस लड़की से मिलो तो तुम बेशक से मुझे छोड़कर चली जाना अमानत। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं अब भी तुमसे यही कहूंगा कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। अमानत की आंखों में नमी तैर गई। भले ही रेयान अपनी मुस्कुराहट में सब छिपा गया, लेकिन आखिर में जिस तरह से उसकी आवाज कांप रही थी और जिस तरह से उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था, साफ पता चल रहा था कि उसकी धड़कनें किस कदर बढ़ रही होंगी। रेयान उसे लेकर वापस स्टॉल पर आया और स्टॉल वाले को जल्दी से स्टीम मोमोज लगाने को कहा। अमानत तुरंत बोली, मुझे स्टीम मोमोज नहीं तंदूरी मोमोज खाने हैं। रेयान ने जल्दी से ऑर्डर चेंज किया और बोला, स्टीम मोमोज नहीं तंदूरी मोमोज तैयार कर दीजिए। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, वैसे अगर साथ में स्टीम मोमोज भी मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर रेयान हंसा। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ मीठी के पास था और मीठी को सूप पिला रहा था। उसने मीठी के लिए वेजिटेबल सूप बनवाया था, जिसे पीने पर अब मीठी नखरे दिखा रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पीना, ये बहुत कड़वा कड़वा है। अरनाथ उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर ये कड़वा कड़वा सूप जल्दी खत्म कर दोगी तो कुछ मीठा मीठा भी मिल सकता है। मीठी तुरंत सोचने लगी कि अरनाथ उसे क्या मीठा मीठा खिलाएगा। उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और अपनी आंखें मटकाने लगी। उसकी इस अदा पर अरनाथ को बड़ा ही प्यार आने लगा। कुछ पल मीठी अपनी ही सोचों में गुम रही और फिर अरनाथ की तरफ देखते हुए, आप मुझे क्या मीठा खिलाएंगे? अरनाथ मुस्कुराया और बोला, सोचो। बोलते हुए उसने अपनी जीभ को हल्का अपने होठों से बाहर निकाला और फिर अपने होठों पर चलाया तो मीठी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो बेड पर हल्का सा कसमसा गई और नजरें अपने आप ही झुक गईं। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम जो हरकतें कर रही हो ना स्वीट, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मैं इस सूप के फिनिश होने तक का वेट ही नहीं कर पाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मीठा खिला बैठूंगा। मीठी गहरी सांस लेते हुए बोली, आप मुझे परेशान मत करिए, मैं बीमार हूं। अरनाथ मुस्कुराया और बोला, तुम फिक्र मत करो, उस मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मीठी मायूस होकर बोली, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और अभी बीमार भी हूँ, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है ना। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वेजिटेबल सूप साइड में रखा और फिर सीधा मीठी की बगल में लेट गया। मीठी उसे देखकर हैरान रह गई। दोनों के सिर एक दूसरे की तरफ घूमे हुए थे और दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ मुझे तुम क्या कह रही थी। मीठी ने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए आप मुझसे। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। अरनाथ ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया था और एक बार फिर से उसे किस करने लगा था।
अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मीठी को बड़े ही प्यार से किस किया था और अब एक बार फिर से अरनाथ उसे अपने प्यार से मीठा मीठा टेस्ट करवा रहा था। कुछ देर बाद उसने मीठी के होठों को छोड़ा और बोला, मुझे नहीं पता इन्फेक्शन क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं मेरी स्वीट के बिना नहीं रह सकता। जब तक अपनी स्वीट के होठों से स्वीट स्वीट टेस्ट ना ले लूं, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। मीठी को और भी ज़्यादा शर्म आने लगी। उसने अपना सिर अरनाथ के सीने से टिका लिया। अरनाथ ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाने लगा। मीठी उसके सीने से लगे हुए मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे कभी कुछ याद आएगा या नहीं। मुझे नहीं याद हम दोनों के बीच सच में पति पत्नी का रिश्ता है या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हाँ, मैं आपसे प्यार करती थी और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब आप कुछ पल के लिए भी मुझसे दूर जाते हैं तो मैं बेचैन होने लगती हूँ, लेकिन अब जब मैं आपकी बाहों में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से महफूज हूँ। जब मैंने वो चाकू आपकी तरफ बढ़ते हुए देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाई और आपको बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। इसका मतलब तो यह ही है कि मेरा दिल सच में आपको प्यार करता है। मेरी याददाश्त वापस आए या ना आए, लेकिन मैं बस आपके साथ जीना चाहती हूँ। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अरनाथ ने हल्के से उसके बालों को चूमा और बोला, सॉरी स्वीट, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। हम दोनों के बीच अगर शादी का रिश्ता बना तो कैसे बना, क्योंकि वो सब तुम्हारे अतीत की वो कड़वी यादें हैं जो मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हें कभी याद आए। अब बस मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही प्यार से तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूँ स्वीट। एक बार तुम्हें खुद से दूर करने की गलती कर बैठा हूँ मैं, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। मंशाबाई के कोठे पर मंशाबाई गुस्से से कांपते हुए अपने सामने पड़ी हुई लाशों को देख रही थी, जो अभी कुछ अनजान आदमी उसके कोठे के बिल्कुल बाहर आंगन में फेंक कर गए थे। अरनाथ ने ही वो लाशें अपने आदमियों से कहकर कोठे के बाहर फिकवाई थी, ताकि मंशाबाई को उसकी औकात पता चल सके। मंशाबाई गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई और बोली, अरनाथ ठाकुर, मंशाबाई के आदमियों को मारा है ना तूने? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की के लिए तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। मेरे आदमियों को हाथ लगाने की किसी की औकात भी नहीं होती, लेकिन तूने उन्हें मार दिया। अब तो देख, तेरी उस चिड़िया को अगर मैं घसीटते हुए इस कोठे पर नहीं लेकर आई ना, तो मैं भी मंशाबाई नहीं। अब तो मुझे मेरे धंधे की कसम कि ये कोठा एक बार फिर से उसकी चीखों का गवाह बनेगा। शेखावत मेंशन डिनर करने के बाद अक्सर सीधा अपने रूम में चला गया था, लेकिन प्याली की सांसें सूख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर सोए। अक्सर के पास जाना मतलब शेर की गुफा में जाना, और शेर अटैक ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर वो किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि वो अक्सर के कमरे में जाकर नहीं सो सकती, और ऐसे हाल में सोना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। किसी तरह डरते कांपते हुए वो रूम के बाहर पहुंची और दरवाजे को देखकर बोली, भगवान ही बचाए तुझे प्याली। अब तक तो शेर को तेरे बारे में पता नहीं था, लेकिन अब तो उन्हें सब पता चल गया है। ना जाने वो मेरा क्या हाल करेंगे। सुबह से तो बचती आ रही है, लेकिन अब कैसे बचेगी तू? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और अंदर से आवाज़ आई, जो भी बकवास करनी है अंदर जाकर कर लेना। बाहर ना किसी और को सुनाई दे रही है ना मुझे, और अगर अकेले ही बोलने का शौक है तो जाओ, जंगलों में चली जाओ। अक्सर की बात सुनकर प्याली गुस्से से मुंह बनाते हुए अंदर की तरफ आई और बोली, आप मेरी बातें सुन रहे थे?
अक्सर उसकी तरफ देखकर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ अगर मेरे कानों में पड़ेगी तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे अपने कानों में आने से रोक दूं। इसलिए बेहतर होगा तुम बोलना ही बंद कर दो। प्याली गुस्से से बोली, मैं क्यों बोलना बंद कर दूं? मैं तो बोलूंगी, आप मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। अक्सर उसे बड़ी ही गहरी नज़रों से देखने लगा। उसकी नज़रें खुद पर गहरी होते देख प्याली हैरान थी। अक्सर इस वक्त बेड पर शर्टलेस होकर लेटा हुआ था। उसने नीचे वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। अक्सर की पत्थर जैसी चेस्ट देखकर वैसे ही प्याली की हालत खराब हो रही थी, और अब उसकी हालत और खराब करने के लिए अक्सर उसकी तरफ आने लगा। अक्सर उसके पास आया और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक बार फिर से मुझे चैलेंज कर रही हो बटरकप? तुम भूल क्यों जाती हो कि मुझे चैलेंज करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है? प्याली को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसकी नज़रें उसे खुद के होठों पर महसूस हुई तो वो तुरंत बोली, देखो, बार बार मेरे पास आना छोड़ो। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद अब ज़रूरी नहीं कि तुम बार बार मेरे पास आओगे। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर प्याली वहां से जाने लगी। अक्सर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, इंटरेस्ट तो मुझे भी तुम में नहीं है, लेकिन जब कोई सामने से मुझे बोलता है ना कि मुझसे दूर रहो, तो उस इंसान से फिर मैं दूर रह नहीं पाता। प्याली के होंठ फड़फड़ाने लगे। उसके फड़फड़ाते हुए होंठ देखकर अक्सर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। प्याली ने अपने होठों को कसकर अंदर की तरफ दबा लिया। अक्सर की भौहें सिकुड़ गई। वो तुरंत बोला, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने इन नाजुक होठों को मुझसे बचा लोगी? बोलते हुए उसने उसके होठों के बाहरी किनारे पर अपने अंगूठे से सहलाया तो प्याली की सांस सूखने लगी। उसकी गर्दन में होती हुई करवट अक्सर को साफ दिखाई दे रही थी। प्याली की मजबूरी ये थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अगर वो बोलने के लिए मुंह भी खोलती तो अक्सर उसके होठों को कच्चा ही खा जाता। इसलिए वो चुप रही, पर उसकी सांसें लगातार तेज होती जा रही थी। अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो, तुम भी क्या याद रखोगी बटरकप? तुम्हें यूं ही छोड़ दिया। जाओ, जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपने होठों को खोल दिया। एक गहरी सांस लेते हुए अभी उसने वो सांस अंदर की तरफ खींची भी नहीं थी कि अक्सर ने तुरंत उसकी कमर पर दोबारा हाथ रखा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींचकर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। प्याली की आंखें बड़ी हो गईं और वहीं अक्सर अभी भी उसे बेतहाशा किस किए जा रहा था। प्याली अपने होठों को उसके होठों से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ अक्सर के सीने पर एकदम कसे हुए थे। उसके नाखून उसके सीने पर धंस रहे थे, लेकिन अक्सर उसे छोड़ नहीं रहा था। और वो हैरान इस बात पर था कि आज प्याली उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जबकि हमेशा ऐसा होता था कि अक्सर जब भी उसे इस तरह से किस करता था तो भले ही प्याली स्टार्टिंग में उसे खुद से दूर करे, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती थी। पर आज प्याली ने खुद को बिल्कुल रोक रखा था, बल्कि वो अभी भी अक्सर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही अक्सर ने उसके होठों को छोड़ा और उसे गौर से देखने लगा। प्याली उसे गुस्से से घूर रही थी। अक्सर उसके चेहरे पर एक बार फिर से झुका और बोला, क्या बात, आज मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगी? कल रात तो बड़ा रिस्पॉन्स दे रही थी। कल तो मुझे नहीं रोका, आज मुझे खुद से दूर कर रही हो? प्याली गुस्से से बोली, हाँ, दूर कर रही हूँ, क्योंकि आपको गलत फहमी हो गई है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। मेरा आप में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आपको खुद से दूर कर रही हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से ये बात जान जाएं कि आप बेशक से मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करें, लेकिन मुझे आपके करीब आने का कोई शौक नहीं। अक्सर के गुस्से से मुट्ठियां कस गई। आज तक कभी किसी लड़की से उसे खुद के लिए ना सुनने को नहीं मिला था। लड़की तो क्या, वैसे भी कभी किसी ने उसके सामने अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई थी।
अक्सर के सामने मुंह खोलने में भी लोगों को डर लगता था और प्याली हर बात उसकी आंखों में आंखें डालकर करती थी और यही बात कहीं ना कहीं अक्सर को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। प्याली गुस्से से उससे दूर जाने लगी। अक्सर ने उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत रोका और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें नहीं लगता मेरे सामने तुम्हारी जुबान ज्यादा ही खुल रही है? प्याली मुंह बनाते हुए बोली, शायद इसलिए आपको मेरा मुंह बंद करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। वैसे तो कुछ हो नहीं रहा आपसे। अक्सर की आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्याली उसे चैलेंज कर रही हो। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? प्याली जबरदस्ती का मुस्कुराई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको चैलेंज करने की औकात नहीं है मेरी, मिस्टर अक्षर शेखावत। लेकिन आपसे एक बात मैं साफ सुथरे शब्दों में कह दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अक्षर शेखावत में मुझे कोई इंटरेस्ट है या फिर मेरा आपके आगे पीछे घूमने का कोई मन है या फिर आपको किसी तरह के जाल में फंसाने के मेरे इरादे हैं, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। इंसान किसी के करीब तब आता है जब उसे उस इंसान से प्यार हो। मुझे प्यार तो दूर, प्यार से नफरत है। ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो मुझे जबरदस्ती भी नहीं लगती, क्योंकि जबरदस्ती इंसानों के साथ होती है। खुद को एक लाश से ज्यादा नहीं समझती मैं। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। अक्सर का दिल धक सा रह गया। आज तक कभी उसे किसी के लिए कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से ही प्याली के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा। प्याली करहाती हुई आवाज में बोली, एहसास क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता। ये प्यार मोहब्बत उन लोगों के साथ होता है जिनमें दिल हो। आपके अंदर बेशक से दिल होगा, मेरे अंदर का दिल बहुत पहले चकनाचूर हो चुका है और इतने टुकड़ों में हुआ है कि जोड़ने गई ना तो हाथ जख्मी हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं करने। इतना कहकर प्याली ने एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़ा लिया और बेड पर रखा हुआ तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। अक्सर उसकी तरफ देखता ही रह गया। अब तक वो प्याली के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, कभी पॉजिटिव सोचता तो कभी नेगेटिव, लेकिन अब तो प्याली की बातों ने उसका दिमाग ही उड़ा दिया था। अक्सर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसने अपने कदम रोक लिए और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। लेकिन ना नींद अक्षर को आ रही थी और ना ही प्याली को। प्याली की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन उस अंधेरे में उसे एक छोटा सा मासूम सा 1 साल का बच्चा दिखाई दे रहा था, जो शायद अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, माँ, माँ। वो सब याद करते हुए अचानक ही प्याली बुरी तरह से कांपने लगी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर होने लगा और उसकी सांसें हद से ज़्यादा गहरी हो गई। जब अक्षर ने कमरे में इतनी गहरी गहरी सांसों का शोर सुना, तो वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और लाइट ऑन की। उसकी नज़र सामने सोफे पर सोई हुई प्याली पर गई, जो इतना ज़्यादा कांप रही थी कि दूर से भी साफ पता चल रहा था। वो तुरंत प्याली की तरफ भाग कर आया तो देखा प्याली की आंखें बंद हैं और वो बस कांप रही है। वो तुरंत बोला, तुम तुम ठीक तो हो ना बटरकप? लेकिन सामने से प्याली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका कांपना जारी रहा। अक्षर एक बार फिर से बोला, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं कुछ तुमसे। तुम ठीक तो हो ना? इस बार भी प्याली ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षर को अब कोई गड़बड़ लगी। उसने जल्दी से प्याली को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर गया। प्याली के हाथ पैर बिल्कुल ठंडा होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो। अक्षर ने जल्दी से उसका हाथ जोर जोर से रगड़ना शुरू किया और बोला, बटरकप, बटरकप, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन प्लीज इस तरह से रिएक्ट मत करो। अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा। मैं खुद ही इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता, बिकॉज आई हेट दिस।
लेकिन प्लीज तुम मेरी वजह से अपनी हालत मत खराब करो। तुम मेरी बात सुन रही हो ना बटरकप? प्याली को उस हालत में देखकर अक्षर की खुद की जान निकलने को हो रही थी। उसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन प्याली की ऐसी हालत देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की जान निकल रही हो। उसने प्याली का चेहरा जोर जोर से थपथपाना शुरू किया। प्याली गहरी गहरी सांस लेने लगी। अक्सर लगातार उसके हाथ पैर रगड़े जा रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट वो यूं ही उसे ठीक करने की कोशिश करता रहा। अचानक ही प्याली ने जोर से सांस ली और चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ उठी। उसे यूं देखकर अक्सर का दिल धक सा रह गया। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। प्याली ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और जोर से रोने लगी। उसे यूं रोते हुए देखकर अक्षर को अपने सीने में तकलीफ होती हुई महसूस हुई। प्याली गहरी गहरी सिसकियां लेते हुए बोली, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैंने मैंने उसे नहीं मारा। वो मुझे मारता था। वो मुझे नोचता था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरी मेरी कोई गलती नहीं थी। उसका यूं बड़बड़ाना सुनकर अक्षर की आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक पल के लिए प्याली को खुद से अलग किया। प्याली का चेहरा भी बुरी तरह से कांप रहा था और आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। होंठ फड़फड़ा रहे थे। वो प्याली की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोले जा रही हो बटरकप? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? प्याली एक बार फिर से सिसकते हुए ही बोली, मैं आइंदा से कोई कोई गलती नहीं करूंगी। मैं किसी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो। मैं किसी को कुछ कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो। इसे कुछ मत कहो। ये बहुत छोटा है। इसे इसे मत मारो। प्याली की ये सब बातें सुनकर अक्षर का दिल पसीज रहा था और हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उसने एक बार फिर से प्याली को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अगले ही पल प्याली ने उसे जोर से धक्का दिया और बेड से भागने लगी। अक्षर एकदम कांप उठा। उसने तुरंत प्याली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्याली ने साइड टेबल पर रखा हुआ बांस उठाया और अक्षर की तरफ दिखाते हुए बोली, जान ले लूंगी तुम्हारी। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं मार डालूंगी तुम्हें। मेरे पास मत आना। अक्षर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्याली के साथ हो क्या रहा है। वो प्याली की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम ये सब क्या किए जा रही हो बटरकप? आखिर हुआ क्या है? मुझे बात तो बताओ। तुम किस वजह से इतना परेशान हो? देखो, मैंने तुम्हें इस तरह से टच नहीं किया था। कल रात जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी कंट्रोल नहीं था और मुझे उस बात को लेकर बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। प्लीज शांत हो जाओ। प्याली के बाल पूरे बिखरे हुए थे और रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसे कितना ही गुस्सा आ रहा हो। उसके हाथ पैर एकदम कसे हुए थे। वो एक बार फिर से अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आओ। दूर हटो यहां से। अक्षर ने दरवाजे की तरफ देखा। थैंक गॉड, साउंड प्रूफ कमरा होने की वजह से किसी को प्याली की ये सब आवाज नहीं सुन रही थी, वरना सब लोग कितना परेशान हो जाते। वो धीरे धीरे प्याली की तरफ बढ़ता रहा। प्याली भी पीछे की तरफ अपने कदम ले रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसके पास पीछे जाने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बांस अक्षर की तरफ फेंकने लगी। लेकिन अक्षर तुरंत पीछे की तरफ हटा और अगले ही पल उसने प्याली का हाथ पकड़कर उसे जोर से घुमा दिया। बांस नीचे कारपेट पर गिरा और प्याली अक्षर की बाहों में झूल गई, पर वह अभी भी शांत नहीं हुई थी। अक्षर ने अगले ही पल उसे खुद के सामने किया और एक जोरदार थप्पड़ प्याली के चेहरे पर जड़ दिया। प्याली सीधा बेड पर जाकर गिरी।